नींद में उठाकर भी कोई पूछ लेना कि ऐसा क्यों हो रहा है तो हमें पता चल जाए। ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए? स्ट्रैटेजीज स्टिक टू वन थिंग, और आपको कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा टाइम याद रहता है व्हेन यू क्वेश्चन द सर्टेन थिंग फ्रॉम इट। हर सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट हुए थे, तो यानी टोटल 18 मॉक टेस्ट दिए थे हमने पूरे जनवरी से लेके अप्रैल तक, तो उन्हीं की बदौलत आज मेरी रैंक आई है। और अगर हम ऑल इंडिया में देखें 5 रैंक तो आप ही ने दे दिए हैं। जी जी जी। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले फ्यूचर में जी इसकी ओवर सप्लाई हो जाएगी? मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट टीचर में एक गैप रखते हैं कि नहीं यार हमारा एक अलग कैडर है तो हमें बच्चों के साथ इतना मिक्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चों में आपकी वर्थ नहीं रहती। रहती। मुझे इसका ऑपोजिट लगता है। मुझे लगता है बच्चा आपको उस तरह से कभी जज नहीं करेगा। मेरे को लगता है जितना मैं बच्चे से ज़्यादा कन्वर्सेशन करूंगा, जितना मैं मेरे स्टूडेंट से ज़्यादा कन्वर्सेशन करूंगा, उनकी प्रॉब्लम्स को मैं ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक केस देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी भी जज हो सके। सो केस ये है कि मैं एक स्टार्टअप हूँ, मेरे पास 15 लाख की कहीं से कुछ इनकम हुई है, मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरे सीए हो, तो आप मुझे बताओ कि वो जो 15 लाख है उसको मैं कैसे सेव करूँ कि मेरे को टैक्स नहीं देना पड़े। देखो, सबसे पहली बात तो आप टैक्स इवेजन तो नहीं कर सकते, बट वी कैन डेफिनेटली प्लान द टैक्स। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिश है, आँखों में देश भर छा जाने की उम्मीद है। Inspiring stories of humans. नमस्ते दक्ष। नमस्ते सर। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है आपको एयर का टैग लगने के बाद? ऑफ कोर्स बहुत अच्छी फीलिंग है जब ऑल इंडिया रैंक आती है, अखबारों में फ़ोटो आते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, तो जब लोग जूनियर सीनियर घर वाले फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स सबके फ़ोन आते हैं कि मतलब घर पे भी फ़ोन आते हैं कि बधाई हो, तो सुन के बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है, साथ में घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड फील हो रहा है। तो जैसे कि आपने अभी बडाला क्लासेस से आपने जो रैंक हासिल करी है, तो आप इसमें कितना क्रेडिट देना चाहेंगे बडाला क्लासेस को? पूरा क्रेडिट बडाला क्लासेस को जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक मेंटोर तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो जो उनका गाइडेंस रहा है, जो उनका स्टडी शेड्यूल जो उनने हमें प्रोवाइड किया था, उनके टाइम टेबल्स जो थे, उस वजह से बहुत हेल्प हुई है। तो डेफिनेटली क्रेडिट तो पूरा जाता है बडाला क्लासेस को। ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए और वो भी 4 लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए? स्ट्रैटेजीज स्टिक टू वन थिंग। ऐसा नहीं है कि आप इधर से भी कुछ ले रहे हो, इधर से भी कुछ ले रहे हो। मल्टीपल सोर्सेज है, आजकल जो इंटरनेट है बहुत सारे सोर्सेज प्रोवाइड करता है। बट येस, अगर आपके पास इतना अच्छा गाइडेंस देने वाले लोग हैं तो आपको दूसरी तरफ क्यों जाना है? क्योंकि टाइम इज़ लिमिटेड, यू डोंट हैव अनलिमिटेड टाइम, यू हैव टू कंप्लीट विद इन दिस 9 पीरियड मंथ्स ओनली और ऑल द 6 सब्जेक्ट्स। So आपको stick to your institute modules. Badaala classes modules are more than enough. They cover both ICI modules and extra questions, PYQs and all. So you have to go with the RTPs, PYQs and the ICI modules and Badaala modules. तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे कि यार आज मैंने पढ़ लिया, कल 2-3 दिन वापस गैप ले लिया, तो कॉन्सेप्ट जो होता है ना, हम वो भूलने लग जाते हैं। और मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो भले कितना ही घुमा हुआ क्वेश्चन आ गया, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिक एम होना चाहिए कि मेरे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। जो कि हमारे बडाला के टीचर्स थे, वो सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते थे कि मतलब अगर हमें नींद में उठाकर भी कोई पूछ लेना कि ऐसा क्यों हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा। क्या बात है। तो उसी को मैंने फॉलो करा है कि हमेशा मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मेरा फोकस यही रहता था कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो, देन आई विल गो फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। साथ साथ में प्रैक्टिस भी जरूरी है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको वो याद रहेगा। तो अगर मैं पूछना चाहूँ यहाँ पे आप बडाला क्लासेस में कौन सी फैकल्टी को सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहोगे? जो आपने अभी बताया कि हमको उठाकर भी अगर पूछ लो तो हम बता देते हैं। जीएसटी के लिए सौरभ सर और कॉस्टिंग के लिए राहुल सर, क्योंकि ये दोनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे। क्योंकि इनको अगर आप मेरे को कभी भी करवा लोगे तो मैं रेडी थी। बाकी सारे सब्जेक्ट में जैसे होता था यार मन नहीं कर रहा है, पर ये दोनों सब्जेक्ट तो हमेशा मन करता था कि हाँ ये तो कभी भी पढ़ा लो, पढ़ लूंगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल, आपका मैं टेस्ट लेना चाहूँगा एग्जाम्पल के साथ।
तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, तो आपको बताना उस चीज़ में क्या होना चाहिए। एक मैं स्टार्टअप हूँ और मेरा लगभग मैंने 15 से 20 लाख रुपए का मेरे को कहीं से प्रॉफिट हुआ है, तो उसको मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कैसे करूँ ताकि मेरे को जो टैक्स के कॉन्सिक्वेंसेस है और उसको फेस नहीं करना पड़े। सो अगर आपका ये कैपिटल गेन बेसिकली किस चीज़ से हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी को बेच के हुआ है या दूसरे कैपिटल एसेट को? हाउस प्रॉपर्टी को मान लेते हैं। तो जैसे सेक्शन 54 है उसके अंदर आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। अगर आप हाउस परचेज कर लेते हो, जिस दिन आपने पुरानी वाली हाउस प्रॉपर्टी को सेल करके कैपिटल गेन अर्न किया है, वहीं से 2 इयर्स के अंदर अगर आप हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हो तो जितनी वैल्यू के आप हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हो उतना एग्जम्पशन हो जाता है। वहीं अगर आप कंस्ट्रक्शन कर लेते हो तो कंस्ट्रक्शन का पीरियड है 3 साल, और परचेज के अंदर अगर आप जैसे आज आपने कैपिटल गेन अर्न करा है तो उसके पिछले 1 साल में भी अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी है तो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो जैसा कि आपने बताया कि आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट आप ये तो डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपने क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करी जिस वजह से आज आप उस होर्डिंग्स पर दिख रहे हो। स्ट्रैटेजी मेरी यही थी कि बिगनिंग से ही कंसिस्टेंटली पढ़ना, कि जैसे ही हमने फाउंडेशन दिया था पिछले साल जून में, तो उसके बाद 10 दिन में हमारी क्लासेस चालू हो गई थी। तो क्लासेस स्टार्ट होते ही शुरुआत से ही जो क्लास में पढ़ाया जा रहा था तो उसको रिवाइज करते रहना घर पे, और साथ में बड़ाला क्लासेस ने टेस्ट सीरीज़ हमारी ली थी, तो टेस्ट सीरीज़ को कंसिस्टेंटली उस पर ध्यान देते रहना, उसके हिसाब से पढ़ना। फिर एंड में जो मॉक टेस्ट के पूरे प्लानर्स थे तो उस वाइज हमने पूरा उसको फॉलो किया, उस वाइज ही हमने पूरे कोर्स किया है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे मेंशन किया मॉक टेस्ट का, तो अगर हम बात करें कि कितने मॉक देने के बाद ये रैंक हासिल हो सकती है? जैसे हमारे हर सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट हुए थे, तो यानी टोटल 18 मॉक टेस्ट दिए थे हमने पूरे जनवरी से लेके अप्रैल तक, तो उन्हीं की बदौलत आज मेरी रैंक आई है। अगर हम बात करें कि आपने जैसे कि बडाला क्लासेस से कोचिंग ली है, तो आप क्या प्रेफर करना चाहोगे अगर कोई आपसे एडवाइस लेने आता है कि ऑनलाइन क्लासेस में उसको जाना चाहिए या ऑफलाइन क्लासेस? I think that choice differs from student to student. But आपके हिसाब से क्या होगा? Yes, my personal preference would be offline classes. Okay. हम बडाला क्लासेस जाते थे तो the interaction that you have with the faculty, it is something very different जब आप practically classes में बैठे होते हो. Also, sometimes we tend to lose focus class में. So teachers online find it difficult to maintain that kind of focus on each and every kid. बट बडाला क्लासेस में हम जैसे ऑफलाइन क्लासेस, आई थिंक एवरी ऑफलाइन क्लास इनफैक्ट, वहाँ पे बच्चों पे फोकस करना बहुत इजी हो जाता है टीचर्स के लिए भी, एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो फाइंड इट इजी जब आप 1-to-1 अपने टीचर्स से डाउट्स क्लियर कर पाते हो। एंड डेफिनेटली डाउट सॉल्विंग इज़ वन ऑफ द ग्रेट वेज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, और आपको कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा टाइम याद रहता है व्हेन यू क्वेश्चन अ सर्टेन थिंग फ्रॉम इट। तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि आप अब नेक्स्ट आर्टिकलशिप के लिए जाएंगे जी, तो आपके पास अब एयर का टैग है जी, तो आप उदयपुर में रह के करना प्रेफर करेंगे या आप इसके लिए बाहर की तरफ जाएंगे? actually I plan on going to Mumbai. Okay. It has been my dream city since a lot of years. बहुत सारे Indians would agree to that. तो Mumbai for me has been like a dream. It is something I think कि बहुत अच्छा exposure मिल जाता है if you leave your comfort zone and move out. So my family is also supportive with it. So I'm planning to go out. तो मैं जानना चाहूँगा कि व्हाट्स योर शेड्यूल, कि आप कैसे पूरा इसको मैनेज करके चलते थे? सुबह आई वोक अप एट 6 AM, उसके बाद आधा घंटा आई डू योगा एंड मेडिटेशन, उसके बाद रेडी होते थे, नाश्ता करते थे, फिर 7:30 हमारी क्लास रहती थी बडाला से, तो 2:30 तक वहाँ होता था। उसके बाद फ्री होते थे, थोड़ी देर दोस्तों से बातें करते थे वहाँ पे ही, तो 3 बजे तक हम घर पहुँच जाते थे। उसके बाद घर पहुँच के मतलब मुझे नींद बहुत आती है, तो मेरा फिक्स था कि दिन में सोना ही है मुझे, तो 1 घंटा आई स्लेप्ट डेली। उसके बाद उठ के चाय नाश्ता जो भी होता था वो करते थे। उसके बाद थोड़ी देर सेल्फ स्टडी, 1 घंटा 2 घंटा सेल्फ स्टडी रहता था। उसके बाद मैं मोबाइल भी बहुत चलाता हूँ, एक्टिव थोड़ा ज़्यादा हूँ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर, तो मोबाइल और फिर मेरी हॉबीज़ जो है जैसे डांस हो गया या ऐसा, तो वो मैं करता था। उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट रहता था, उसके बाद डिनर, और उसके बाद फिर रात को स्टडी होती थी, तो वो मतलब 12 बजे तक 1 बजे तक, मतलब जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता था तब तक मैं स्ट्रेच कर लेता था। तो अगर हम बात करें कि जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो टॉपर कैटेगरी के होते हैं, वो फेंट आउट हो जाते हैं, तो आपने कभी कुछ ऐसा किया? हाँ, क्योंकि लास्ट पेपर हमारा कुछ ऐसे ही था जिसमें मैं भी ब्लैंक आउट हो गया था कि इसको चालू कैसे करें, अब कैसे आगे जाए। तो उसमें फिर आपको मतलब पूरा अपना फोकस जो है वो पेपर पे ही रखना है। आप इधर उधर देखोगे कि दूसरे बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो तो इतना ज़्यादा लिख रहा है, मेरे को क्यों नहीं आ रहा है,
तो वहाँ पे फिर आपका वो जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है। आप क्वेश्चन को बाद में करोगे, धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मेरे को भी फर्स्ट टाइम में नहीं आया, बट फिर बाद में जब मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया तो लगा कि हाँ ये क्वेश्चन आता है और हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की, तो आप क्या प्रेफर करना चाहोगे? जहाँ तक मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, ऑफलाइन इज़ बेटर, क्योंकि जो फर्स्ट मेन थिंग है सोशल इंटरेक्शन जो दोस्तों के साथ होता है वो ऑनलाइन घर पे नहीं हो सकता। और बिना दोस्त आई कांट थिंक आप सीए को घर पे बैठ के एक कमरे में बैठ के कर सकते हो, क्योंकि सीए में मतलब ऐसा होगा कि आपका टूटेगा मोराल। आपको दोस्त चाहिए जो आपको बताए कि हाँ मैंने भी इतना ही किया है तो टेंशन मत ले। तो इसलिए दोस्तों का होना ज़रूरी है। और फिर ऑनलाइन ऐसा होता है कि टीचर्स बोलते हैं आप डाउट हमें मैसेज कर दो बाद में, पर वो जो इंस्टेंट डाउट जो सॉल्व होता है ना वही आपके दिमाग में रहता है। वो मैसेज के बाद तो फिर ऐसा लगता है कि ठीक है वाह हो गया सॉल्व। तो यहाँ पे मैं आपको एक केस देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी भी जज हो सके। सो केस ये है कि मैं एक स्टार्टअप हूँ, मेरे पास 15 लाख की कहीं से कुछ इनकम हुई है, मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरे सीए हो, तो आप मुझे बताओ कि वो जो 15 लाख है उसको मैं कैसे सेव करूँ कि मेरे को टैक्स नहीं देना पड़े। देखो सबसे पहली बात तो आप टैक्स इवेजन तो नहीं कर सकते, बट वी कैन डेफिनेटली प्लान द टैक्स। सो अगर ये कोई पर्टिकुलर हेड की इनकम नहीं है तो अपन 80 के जो डिडक्शंस है वो ज़रूर ले सकते हैं, जिसमें आप लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर आप मेडिकल हेल्थ प्रीमियम ले लीजिए, या बच्चों की ट्यूशन फीस है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई जैसे ये स्पेसिफिक इनकम हो गई तो आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या किसी भी कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सो सर कैसा लग रहा है आपको इतने सारे जो आपने अभी रैंक्स दिए हैं, ऑल इंडिया 5 रैंक्स? मतलब अनंत, इस पे सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूंगा, इन बच्चों की खुशी का तुम अंदाजा लगा सकते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। इससे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। अरे वाह, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ और नहीं बोल इनटू 500। एग्जैक्टली उनको अपनी इंडिविजुअल रैंक की हो रही है, मेरे को इन 5 की रैंक्स। मतलब उदयपुर शायद लकी है इन बच्चों को कि इनका बर्थ इस उदयपुर लेक सिटी में हुआ, क्योंकि ये शायद पहला मौका है जब उदयपुर सिटी से एक साथ 5 ऑल इंडिया रैंक्स, और उसमें भी 2 रैंक्स अंडर 5, तो जो अपने आप पे बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जैसा कि सर अभी आपने देखा कि जो पहले ओल्ड पैटर्न था उसमें 8 क्वेश्चंस आते थे, 8 पेपर्स आते थे, और अभी जो न्यू पैटर्न है उसमें 6 पेपर्स हो गए। जी जी। तो सर आपको नहीं लगता कि डिफिकल्टी कम करने से कोर्स की वैल्यू कम होगी? नहीं, डिफिकल्टी कहीं कम नहीं हुई है। जो इररिलेवेंट पेपर्स थे जिनका आगे बहुत ज्यादा कोई प्रैक्टिकल उनका आउटकम नहीं आ रहा था, उन पेपर्स से बहुत ज्यादा कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था सीए बनने के बाद, उन पेपर्स को आईसीआई ने रिमूव किया है। और इनफैक्ट रिमूव करना एक एस्पेक्ट है, कुछ चीजें इंक्लूड भी हुई है। तो कुछ जैसे सब्जेक्ट्स एनरिच हुए हैं, उनमें काफी नए टॉपिक्स जुड़े हैं जो हमको आगे जरूरत थी, तो उन टॉपिक्स को इंक्लूड करते हुए अच्छा सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी जैसे 2 पेपर हुआ करते थे, अभी उनको कंबाइन करके 1 पेपर कर दिया। तो बहुत ज्यादा कोई कोर्स कवरेज में कोई कमी नहीं आई है, पर कोर्स एनरिच हुआ है। तो सर अगर हम देखें कि डिमांड है, जैसा कि आपने बोला कम नहीं हो सकता, और अगर हम ऑल इंडिया में देखें 5 रैंक तो आप ही ने दे दिए हैं। जी जी जी। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले फ्यूचर में जी इसकी ओवर सप्लाई हो जाएगी? तो सीए की डिमांड तो ऐसा है अनंत, कभी कम हो ही नहीं सकती। 1949 में आईसीआई लॉन्च हुआ था, और उसके बाद आज तक ये अकेला ऐसा फील्ड है जिसमें कभी भी डाउनग्रेड नहीं आया है। मतलब, और अभी आपने एक आर्टिकल पढ़ा था 2029 तक, अभी प्रेजेंट में 4 लाख सीए पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, और करीब करीब ये एक्सपेक्टेशन है कि हमको आज की तारीख में 10 से 12 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो जब डिमांड सप्लाई का इतना ह्यूज गैप होता है, तो अब आप समझ सकते हो कि वो चीज का डिमांड कैसे कम हो सकता है। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बहुत, मतलब रेम्यूनरेशन, रेप्यूटेशन, जब दोनों इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इस कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका डिमांड कभी कम नहीं हो सकता। हमारे बच्चे, मेवाड़ के बच्चे, और आपने पूरे हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल आया था अनंत, तुम्हें याद हो, मेवाड़ कहीं भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर प्रेफर किया जाता है तो मेवाड़ और मारवाड़ साइड का प्रेफर किया जाता है। आज भी हमारे राजस्थानी बच्चे बॉम्बे या किसी भी बेंगलोर या किसी भी दिल्ली, गुड़गांव मेट्रोज में इतने ज्यादा एक्सेप्टेबल है। आम बंदे को अगर 12-15 लाख का पैकेज मिल रहा होगा तो हमारे बंदे को 18-20 लाख का पैकेज मिलेगा। तो इतना हमारा मेवाड़ का चार्टर्ड अकाउंटेंट मेट्रोज में एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली मारवाड़ी तो धंधे के लिए फेमस। मतलब उनका ब्रेन खुला होता है, वो कॉन्सेप्चुअल होता है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग उन्होंने बहुत अच्छी करी होती है, और ऑब्वियसली किसी भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी को कॉन्सेप्चुअल लोगों का तो क्रेज रहता ही है।
तो सर आपने लास्ट टाइम एक बार बोला था कि जो आपके बच्चे हैं उनको आप इस तरीके से मोल्ड करते हो कि वो इंडस्ट्री में जाके आउट परफॉर्म करते हैं। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने इतने बच्चों को पढ़ाया है तो आपने उनसे क्या सीखा? मैंने बच्चों से बहुत बहुत कुछ सीखा है। हम्बलनेस सबसे पहले, डाउन टू अर्थ रहना, और कैसे कैसे एनवायरनमेंट में मिक्स होना। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट टीचर में एक गैप रखते हैं कि नहीं यार हमारा एक अलग कैडर है तो हमें बच्चों के साथ इतना मिक्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चों में आपकी वर्थ नहीं रहती। मुझे इसका ऑपोजिट लगता है। मुझे लगता है बच्चा आपको उस तरह से कभी जज नहीं करेगा। मेरे को लगता है जितना मैं बच्चे से ज़्यादा कन्वर्सेशन करूंगा, जितना मैं मेरे स्टूडेंट से ज़्यादा कन्वर्सेशन करूंगा, उनकी प्रॉब्लम्स को मैं ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाऊंगा और उसका सोल्यूशन हम काफ़ी फटाफट निकाल पाएंगे। तो हमारे बड़ाला पे हमारी कोशिश यही होती है बच्चे से इंटरेक्शन 1 to 1 हो। और हमारे यहाँ कोई भी बच्चा आके कभी भी हमारे पास कहने से कुछ हिचकिचाता नहीं है, वो बिल्कुल आराम से आएगा, राहुल सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं क्या। और हम भी बहुत पॉजिटिव मैनर में उन सजेशंस को लेकर उनका फटाफट कोशिश करते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो। तो अभी जैसे हमने बच्चों से पूछा कि उनका शेड्यूल क्या रहता है, अब मैं जानना चाहूंगा आपका शेड्यूल क्या रहता है? अब मेरा स्केड्यूल तो अब ऐसा है अनंत, मॉर्निंग मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, 5 बजे उठ ही जाता हूँ। 5 बजे उठ के आधा घंटा एक्सरसाइज कर लेता हूँ। 6:30 7 बजे के करीब मैं घर से निकल जाता हूँ इंस्टीट्यूट के लिए। मॉर्निंग 7:30 8 बजे से मैं क्लासेस लेना चालू करता हूँ और कंटिन्यूस क्लासेस चलती रहती है इवनिंग 7:30 तक। बीच में अब जो भी मीटिंग्स या कुछ भी हो उसी बीच प्लान करना पड़ता है। कोशिश करता हूँ 8 साढ़े 8 तक घर आ जाऊँ, जो कि बहुत बार नहीं हो पाता है क्योंकि प्रोफेशनल रहते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस बहुत जगह हो जाते हैं। 8 साढ़े 8 घर आके थोड़ा बहुत बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आधा 1 1.5 घंटा, फिर उसके बाद जो पूरे दिन भर आपके व्हाट्सएप पे डाउट्स पड़े होते हैं उनको आप 10 बजे देखना चालू करो, 10:30 11 उसमें बजती है, तो सोते सोते 11:30 12 बजती है। तो अब मैं जानना चाहूँगा, आप 3 स्ट्रेटेजीज बताइए कि जो भी बच्चा देख रहा है आपको, कोई भी अपार्ट फ्रॉम CA एनी कोर्स, तो आप उसको 3 स्ट्रेटेजीज बताइए जो फॉलो करे ताकि वो भी कहीं ना कहीं एयर में आ जाए। स्ट्रेटेजी तो देखो हर बंदा अपने आप में अलग होता है, सबकी अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है। पहली मैंने तुम्हें अभी आनंद बताई थी, आप प्रोसेस को एंजॉय करना सीखिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट डेवलप कीजिए और उस प्रोसेस को एंजॉय करिए। जब आप प्रोसेस को एंजॉय करने लग जाएंगे तो उसका आउटकम बहुत अच्छे से आप एंजॉय कर पाओगे। दूसरा मुझे लगता है कुछ भी चीज करो कंसिस्टेंसी होना उसमें मस्ट है। जो सारे बच्चे भी बोल रहे थे, आप अपने एफर्ट्स वंस इन अ वाइल नहीं क्रिएट कर सकते, आपको कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और तीसरा मुझे लगता है कि जितने भी आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पर अगर आपने किसी पे भरोसा किया है तो आप उस पर एंड तक स्टक्ड रहिए। आप कॉन्स्टेंटली बार बार अपने 2 नावों में सवार मत रहिए, या मैं कह दूं कि आप बार बार अपने एस्पेक्ट्स चेंज मत कीजिए। अगर आपने कोई एक सिलेक्शन किया है तो उसको फिर उसको कोशिश करिए कि आप उसी चीज पर आप कंटिन्यू रहें, तो सक्सेस ज्यादा जल्दी प्राप्त होगी। तो सर एक और लास्ट में मैं सवाल पूछना चाहूंगा। अभी रिसेंटली हमने एक देखा आपका, जो एक आपने पूरा जुलूस निकाला था। हाँ। तो वो ऐसा कुछ स्ट्रेटेजिकली था या फिर आपने नहीं, वो बहुत ही इंस्टेंट एक थॉट आया था। मुझे लगा था कि जब सफलता इतनी बड़ी है तो उसका सेलिब्रेशन भी उतना बड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है जब तक आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना नहीं सीखोगे तब तक आप अपना अगला ऑब्जेक्ट के लिए आप उतना वापस डेडिकेटेड नहीं हो पाते हो। तो मुझे लगा क्या करें इन बच्चों के लिए, ऐसा क्या करें कि इनको मतलब पूरे उदयपुर को पता होना चाहिए कि हमारी लेक सिटी ने क्या दिया है। तो ये एक थॉट था इस पूरे के पीछे, और होपफुली बच्चों ने इसको काफी एंजॉय किया और काफी अप्रिशिएट किया।